नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का ये जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ हैं इंदौर में मौजूद अजय उपाध्याय जी, जो एसवीटी साइंस एकेडमी इंदौर के डायरेक्टर हैं, और साथ में मौजूद है निशा पांचाल, जो एसवीटी साइंस एकेडमी में 12th पीसीएम की स्टूडेंट है। लक्ष्य में आप दोनों का स्वागत है। और देखिए, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं आजकल के स्टूडेंट्स को करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहता है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड आजकल के स्टूडेंट्स रहते हैं। ऐसे में लक्ष्य जो हमारा कार्यक्रम है ये आपका मार्गदर्शन करता है। और जैसा कि साइंस एकेडमी की जो हम बात कर रहे हैं, एसवीटी साइंस एकेडमी इंदौर में मौजूद है। यहाँ अजय जी लगातार छात्रों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए टिप्स देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, साथ ही उनको करियर से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है उसको भी दूर करते हैं। यहाँ पर स्कॉलरशिप भी दी जाती है और जिस तरह से यहाँ के रिजल्ट्स हैं वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पीसीएम में बच्चों ने 90 अबव परसेंटेज स्कोर किया है। चलिए, तो हमारे मेहमानों का अब हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अजय उपाध्याय जी मौजूद हैं और निशा, जो कि उनके स्टूडेंट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अजय जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, आपकी एकेडमी के बारे में हमें ब्रीफली बताएं, किस तरह से एकेडमी काम करती है, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और खास करके पीसीएम के कितने स्टूडेंट आपके इस एकेडमी में आते हैं। जी मैडम, एक्चुअली मैं हमारा से जो एसवीटी साइंस एकेडमी है, वैसे तो इसमें 35 स्टूडेंट के लगभग पीसीएम के स्टूडेंट हैं, पर मैं अपनी एकेडमी के पहले मैं उस स्कूल का थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूँगा। श्री साईं बाबा पब्लिक स्कूल है, द्वारकापुरी में स्थित है, थोड़ा पिछड़ा इलाका है, लेकिन वहाँ पे वो साईं बाबा स्कूल से जो है एसवीटी साइंस एकेडमी को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ से आते हैं। तो उस स्कूल में क्या है कि बहुत कम फीस में बहुत अच्छी एजुकेशन होती है। अभी हाल ही के वर्ष में स्टेट जो है मेरिट में वहाँ से 12th में 3 स्टूडेंट आए हुए हैं, है ना। और मैं उन स्टूडेंट्स की इस सफलता के लिए वहाँ की प्राचार्य जो है डॉक्टर यामिनी जगताप और वहाँ के डायरेक्टर श्री हिरानी जी, दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब मैं एसवीटी साइंस एकेडमी के बात बता रहा हूँ। एसवीटी साइंस एकेडमी का भी मूल मोटो यही है, एक तो कम फीस में अच्छी एजुकेशन देना, अच्छी कोचिंग उपलब्ध कराना बच्चों को, साथ में साइंस के प्रति उनका रुझान उत्पन्न करना और साइंस और मैथ्स में गहरी पेठ बनाना, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना और उसमें जानकारी उपलब्ध करवाना। जी अजय जी, हमने ये तो जान लिया कि आपके एकेडमी में 35 पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं। अब निशा से हम जान लेते हैं। निशा, जब आप इस एकेडमी की स्टूडेंट बनी तो किस तरह का अनुभव आपका रहा और अब आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कैसे करती हैं, किस तरह से आपको टीचर्स मदद करते हैं? जी, जब मैं स्टार्टिंग में इस कोचिंग में आई थी, मतलब मेरे को यहाँ पे 4 इयर्स हो चुके हैं, मतलब मैं 9 से इसी कोचिंग में हूँ। और एग्ज़ाम की तैयारी में स्कूल में और कॉलेज, मतलब स्कूल और कोचिंग के अलावा भी मैं 4 आवर्स घर पर अलग से स्टडी करती हूँ। और इसमें हमारे कोचिंग के सर का और स्कूल के सर का जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, और प्रिंसिपल जो है हमारी, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हमको इन सब चीज़ों के लिए। और स्टडी के साथ साथ बहुत सी अलग भी जो एक्टिविटी है उसके लिए भी हमको मतलब जो है प्रेरित किया जाता है करने के लिए। बस। चलिए, ठीक है। अजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के योगदान की बात की जाए तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी, बंसल समूह एक बहुत जो है टेक्निकल एजुकेशन में जाना माना नाम है, और इंदौर में जो मैं एसडी बंसल में कई बार अपने स्टूडेंट्स को विजिट भी करवा चुका हूँ। और बंसल ग्रुप ने सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में नहीं, बल्कि इसके इतर भी कई बहुत अच्छे कार्य किए हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भोपाल का जो है कमलापति रेलवे स्टेशन, उसको डेवलप करने में बंसल समूह का हाथ है। यह जो अपने आप में एक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। तो मैं यह भी बताता हूँ कि वहाँ पे जब हम कई बार स्टूडेंट को विजिट करवाते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सारी सुविधाएं हैं। हमने लैब भी विजिट की है, और इसके अलावा वहाँ देखा कि प्लेसमेंट के लिए स्पेशल एक डिपार्टमेंट अलग है, ताकि जब बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके।
जी बिल्कुल अजय जी, आपने ये भी देखा होगा कि अगर हम इंदौर के बंसल ग्रुप की बात करें, बंसल कॉलेज की बात करें, तो 100% प्लेसमेंट्स भी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर क्या कोई आपके एकेडमी से स्टूडेंट इस कॉलेज में पहुँचा है, क्या वहाँ पर पढ़ाई करी है, क्या ऐसे भी कुछ अनुभव हैं आपके पास? जी 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 हाँ, मेरे काफ़ी स्टूडेंट हर साल उस SD बंसल कॉलेज में जाते हैं। मैं एक स्टूडेंट का एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, उसका नाम क्या है, जो भी नाम थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, मैं बता देता हूँ, निकिता बग्गा नाम है। वो जब 12th में थी तब वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि सर मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाऊंगी, मेरी जो है इकोनॉमिकल कंडीशन मेरे पेरेंट्स की उतनी अच्छी नहीं है। तब मैंने उसको SD बंसल के बारे में बताया और वहाँ के अभिषेक सर से मिलवाया। तो अभिषेक सर ने उसको अच्छा से गाइडेंस किया और उसने फिर उस SD बंसल में एडमिशन लिया। उसने 5 साल लगभग मुफ्त में जो है पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली। मतलब जो भी फीस थी उसका वो पूरा उसका स्कॉलरशिप से ही ऑब्टेन हो गया। और उस आखिरी साल जब था उसके पास 5 जो है कंपनीज के ऑफर लेटर थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस देख बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा भी कई स्टूडेंट्स SD बंसल कॉलेज से मेरे निकले हुए हैं जिन्होंने अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज हासिल की और अभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से इंदौर का बंसल ग्रुप लगातार स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट दे रहा है और हैवी पैकेज के साथ यहाँ स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं। निशा, आपसे जानना चाहेंगे आपका किस सब्जेक्ट में मेनली इंटरेस्ट है और आगे चलकर आप क्या बनना चाहती हैं, क्या आपका लक्ष्य है? हाँ, वैसे तो मैं आगे जाके जज बनना चाहती हूँ। अभी तक तो मेरा मैथ्स था, लेकिन अब आगे मैं लॉ करूँगी क्योंकि मुझे मेनली तो जज ही बनना है। और मेरा ये सब 11th में मतलब मुझे लगा कि मुझे नहीं जज बनना चाहिए, तो अभी मेरा आगे तो लॉ करने का है। अच्छा, तो लॉ के लिए आप किस तरह से अपने शेड्यूल को अब निर्धारित करेंगे, क्योंकि लॉ की पढ़ाई करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, और क्यों आपको ये इतना अट्रैक्ट किया कि आपको लॉ ही पढ़ना है और आगे चलकर जज बनना है? मतलब ये मुझे मतलब स्टार्टिंग से लग रहा था कि मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसी फील्ड में जाना है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। तो मैंने अपने सर से इस बारे में बात करी थी, क्योंकि मैं 9th से यहाँ पर हूँ, तो मुझे जितना भी अभी तक मैंने जो कुछ भी करा है मैं अपने सर से बिना पूछे कुछ करती नहीं हूँ वैसे तो मैंने अपने सर से बात करी थी कि मुझे अगर इस फील्ड में जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सर ने मुझे उन सब चीज़ों की सारी जानकारी दी थी कि मुझे 12th के बाद क्या करना है, मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में मुझे सर ने बताया है, तो मैं आगे इसीलिए मतलब उसी की स्टडी करना चाहती हूँ। बिल्कुल, अब अजय जी का रुख कर लेती हूँ। सर, जैसा कि हमने सुना कि निशा जो है वो जज बनना चाहती हैं, और ज़्यादातर बच्चे आजकल कंफ्यूज रहते हैं जब 12th में पहुँच जाते हैं, उसके बाद भी उनका ये निर्धारित नहीं होता है कि आखिर किस दिशा में उन्हें आगे बढ़ना है, क्या कुछ कैरियर ऑप्शन उनके पास हैं, किन कैरियर ऑप्शंस के प्रति वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि नए तरह के कैरियर ऑप्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पुराने ढर्रे पर ही काम कर रहे हैं। कैरियर काउंसलिंग से जुड़ा क्या कुछ आप सुविधा देते हैं अपने कोचिंग में, और आप एज अ टीचर बच्चों को किस तरह से काउंसलिंग देते हैं ताकि वो सही दिशा में आगे बढ़े? जी, मैं सबसे पहले तो हम मैडम स्टूडेंट्स की जो है रुचि के बारे में जानते हैं कि उसकी इंटरेस्ट किस किस फील्ड में, इसके अलावा उनकी क्या कैपेसिटी है, उनकी क्षमताएं क्या है, क्या क्षमता है और क्या उनकी कमजोरी, इसके बारे में जानते हैं। और उसके जानने के बाद उसके बाद उनको अब सारे ऑप्शंस के बारे में बताते हैं कि उनमें उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है, टेक्निकल में क्या क्या ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली इंजीनियरिंग फील्ड में है, पर उसके अलावा भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है सबके बारे में उसको जानकारी देते हैं। और उसके बाद लास्ट में तो उसका इंटरेस्ट ही रहता है, और फिर उसको उसकी शक्ति और कमजोरी दोनों के बारे में जानकारी देते हैं ताकि वो सही चुनाव कर सके। आखिरकार चुनाव तो स्टूडेंट्स का ही रहता है, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा अजय जी आपने। और जिस तरह से हम देख रहे हैं आज के ज़माने में नए कैरियर ऑप्शंस भी बच्चे इसमें भी आगे बढ़ रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं, कोई पेंटर बन रहा है। तो इन कैरियर ऑप्शंस के लिए भी बच्चों को प्रेरित करने के लिए या उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। निशा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे ही अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, और एक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए उनको गाइडेंस कितना ज़रूरी है? गाइडेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि काउंसलिंग कोई भी बंदा है वो काउंसलिंग कैसे ले रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट तो वही चीज़ करती है कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है तो वो जानकारी आपको किस तरह से प्राप्त हो रही है।
तो मेरे को जो भी चीज़ पूछनी होती है मैं अपने सर से पूछती हूँ। तो हमारी कोचिंग में जो है हर चीज़ का मतलब जो भी है अभी तक में ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जिसका क्वेश्चन आज तक मैंने सर से किया और उनसे मुझे आंसर ना मिला हो। तो काउंसलिंग तो वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर होता है कि बच्चा अगर कुछ करना चाहता है और उस अच्छी काउंसलिंग नहीं मिलती है उसको, तो उसका उस पर से मन हट जाता है कि नहीं अगर इसमें ऐसा होगा, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं गलत भी बता सकते हैं कि नहीं इस फील्ड में ये भी है और ये मतलब प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो काउंसलिंग जितनी है एक तो पॉजिटिव देनी चाहिए कि मतलब ये कि बच्चों को उसमें फ़ायदा हो और उन्हें जो है सही बात बताई जाए। बिल्कुल। और निशा, आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे, एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करती हैं? जी, बंसल समूह जो है कम फीस में बहुत ज़्यादा मतलब जो है बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उससे, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत सारे हैं लेकिन जो है कम फीस में अगर ज़्यादा फ़ायदा मिलता है तो वो तो बंसल कॉलेज ही है। और यहाँ पर जो है मतलब जो टेक्निकली जो पढ़ाया जाता है और बच्चों को मतलब अलग से भी बहुत सारी चीज़ों में उनको सिखाया जाता है ताकि वो आगे मतलब जो है प्लेसमेंट उनका अच्छा हो। बिल्कुल। जब भी अजय मैं जी, अभी वहाँ आपसे पे भी मतलब जब हमने इसी विजिट विषय करा पर था, तो हमने जानकारी ये चीज़ चाहूंगी। पाई है कि वहाँ पर जो है फैकल्टी। जी अजय जी, आपसे यही पूछना देखिए, चाहूंगी कि वैसे अगर हम तो बंसल बंसल समूह ग्रुप की जो है टेक्निकल बहुत एजुकेशन अच्छा की कार्य हम कर बात रहा है। करें। मैंने जी जी, कहिए। जी 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 हाँ, बोलिए बोलिए। तो अजय जी, आपसे यही सवाल करना चाहूंगी तो कि बंसल वहाँ समूह का के जो द्वारा टेक्निकल टेक्निकल एजुकेशन एजुकेशन का हर फील्ड वर्ग के में तो क्षेत्र में उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, सजेशन क्या देंगे? जी जी, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि वैसे भी इस ग्रुप के जो पूरा जो टीम देखी है मैंने, अभिषेक सर वगैरह जो एसडी बंसल के, वो काफ़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब मुझे उनके बारे में कोई भी सलाह देना ऐसा लगता है जैसे छोटे मुंह बड़ी बात। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे अलग अलग स्कूलों में, विद्यालयों में, कोचिंगों में जाएं, अलग अलग जगह पे स्टूडेंट्स को उनको थोड़ा उत्साहित करें टेक्निकल एजुकेशन के प्रति, क्योंकि आखिरकार सबसे ज़्यादा जो गोल्डन चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फील्ड में ही। तो उनको स्टूडेंट्स को वहाँ जाकर उत्साहित करना बहुत ज़रूरी है और उनको ये बताएं कि यहाँ पे कितनी स्कॉलरशिप वगैरह गवर्नमेंट के जो भी योजनाएं हैं वो सब समझाना बहुत आवश्यक है। और स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट के साथ में उनके पेरेंट्स को भी अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो मैं यही कहूँगा कि हमेशा जाएं और अलग अलग स्कूलों कॉलेजों में जा कर के और फिर अपने स्टूडेंट्स को उत्साहित करें, उनको सही मार्गदर्शन दें। जी बिल्कुल अजय जी, सही कहा आपने कि सही मार्गदर्शन देना स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी होता है। निशा, आपके अगर डेली शेड्यूल की हम बात करें, पढ़ाई और स्वास्थ्य को किस तरह से आप मैनेज करती हैं अपने शेड्यूल में? क्या कुछ आपका टाइम टेबल रहता है दिन का? जी, मैंने अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बना के रखा है कि मुझे इस टाइम पर ये वर्क करना है, इस टाइम पे ये वर्क करना है। उससे फ़ायदा ये है कि हर चीज़ अगर टाइम पर होती है तो वो ज़्यादा बेटर होती है। और मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन वगैरह करती हूँ। देन फिर मैं दिन में पढ़ाई और फिर एक खाने के बाद में भी थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि खाने के बाद एकदम से पढ़ाई भी नहीं हो पाती है और नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि एग्ज़ाम टाइम में अगर नींद प्रॉपर नहीं ले पाते हैं तो फिर थोड़ा सा क्या पढ़ाई नहीं हो पाती है और फिर लोड रहता है। इस वजह से मैं मतलब जो है अपना पढ़ाई को टाइम देती हूँ और सुबह मेडिटेशन करती हूँ, पूरे 7 से 8 घंटे की नींद लेती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है कि निशा आप मेडिटेशन करती हैं, और जैसा कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में हमेशा ये चीज़ मोटिवेशन के तौर पर आगे बढ़ती है कि योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। उससे स्टूडेंट्स का फोकस और अटेंशन देने का जो एक स्रोत होता है, सेंसर होता है, वो भी जागृत हो जाता है और आप बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब कोविड का वो समय था, स्टूडेंट्स घर में कैद थे, टीचर्स भी घर में कैद थे, उस दौरान आपकी अकेडमी ने क्या रोल प्ले किया बच्चों को शिक्षित करने के लिए? जी, उस समय हमारे पास एक ही ऑप्शन था, ऑनलाइन जो है एजुकेशन देना। हालांकि बच्चों के लिए उतना ज़्यादा सुविधाजनक था नहीं ऑनलाइन एजुकेशन, और न बच्चे तो फिर भी उस ऑनलाइन एजुकेशन में मतलब जो है इन चीज़ों से थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे। लेकिन जो टीचर्स थे जो थोड़े से ओल्ड टाइप के, मैं खुद मेरी की बात कर रहा हूँ, आज मेरी 57 ईयर्स की एज है, हम लोग बोर्ड पे ही, आज चाक बोर्ड पे ही पढ़ाते रहे, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कोविड टाइम में ऑनलाइन पढ़ाने में। बच्चों को हम देख नहीं पाते थे कि बच्चे एक्चुअली क्या कर रहे हैं, और वो उनका हमारे लेक्चर में पूरा ध्यान है कि नहीं, पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं कि नहीं। और कई बार स्टूडेंट जो है
खुद भी आलस कर जाते हैं, ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया, मोबाइल चालू कर दिया, इधर उधर बैठे हैं वीडियो ऑफ करके, तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था क्या करें। ये बहुत बुरी स्थिति गुजरी है एजुकेशन के फील्ड में। कोविड टाइम ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है पूरे देश को। बिल्कुल सही जी। कहा अजय जी। उस दौरान तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से कैसे डील करें और एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि सभी घर में कैद थे। निशा, आपसे जानना चाहेंगे, जब ये समय आपके सामने आया उस दौरान आपने अपनी पढ़ाई को किस तरह से पूरा किया और सर की तरफ से आपको क्या कुछ सपोर्ट मिला? जी, एक्चुअली सर हमको स्कूल में भी यही सर पढ़ाते हैं, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स इनका ही होता है। तो पढ़ाई में ऑनलाइन पढ़ाई करी है हम लोगों ने पूरे टाइम ऑनलाइन, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि ऑनलाइन में इतना अच्छे से समझ में नहीं आता था। मतलब समझ में सारी चीज़ें आती थी, लेकिन थोड़ा सा घर पर पढ़ना और बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। लेकिन फिर भी स्कूल से, कोचिंग से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और सर भी जो है PDF वगैरह सेंड करते थे, और जितने टीचर्स थे वो लोग भी PDF वगैरह सेंड करके और जो है ऑनलाइन क्लासेस लेकर हमारी जो है मतलब कोर्स वगैरह कंप्लीट करवाया। और मतलब थोड़ा सा टफ लगा, लेकिन हाँ बाकी अच्छे से पढ़ाई हुई थी। इतना भी नहीं था कि मतलब नहीं हो पाई। चलिए, अच्छी बात है निशा कि आपकी पढ़ाई अच्छे से उस दौरान भी पूरी हो पाई। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, सब पढ़ें और सब बढ़ें के बंसल समूह का जो उद्देश्य है हर विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है एक सजेशन के तौर पे? जी 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 जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी विषय है सबका साथ सबका विकास। वैसे ही बंसल समूह का भी जो नारा है, सब पढ़ें सब बढ़े, मैं इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। अब इसके लिए सबसे पहले अभी कुछ फैक्टर्स बाकी हैं, जैसे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो है वो यूजुअली ये सोचते हैं कि वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग पूरा इंग्लिश मीडियम में होता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है ये सोचते हैं कि इंजीनियरिंग हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है वहाँ की फ़ीस। लेकिन इस सब चीज़ के लिए उनको जागरूक करना जरूरी है। वहाँ जाके उनको बताएं कि एक तो इंजीनियरिंग में कितने गोल्डन चांसेस है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। उस मतलब जितनी अपॉर्चुनिटीज़ टेक्नोलॉजी में है इंजीनियरिंग फील्ड में, उतनी शायद किसी भी फील्ड में नहीं है। उतनी क्या उसके 10% भी किसी भी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो बच्चों को इस संबंध में जानकारी देना ज़रूरी है। और साथ में यह भी है कि इन बच्चों को ये बताएं कि वो भले हिंदी मीडियम के, लेकिन फिर भी वो कर सकते हैं। मैं खुद बच्चों को कई बार ये एग्जांपल खुद का देता हूँ कि मैंने खुद ने जो है हायर सेकेंडरी हिंदी मीडियम से एक गवर्नमेंट स्कूल से किया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इसके साथ में उन बच्चों के पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए कि कई हम जो है, आपको ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग जो की फीस जो है अफोर्डेबल नहीं है, पर गवर्नमेंट ने इतनी योजनाएं, इतनी छात्रवृत्तियाँ वगैरह जो है दे रखी है। अगर उनके बारे में पूरी जानकारी उन पेरेंट्स को दें, तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी अपने थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में निकिता बग्गा के बारे में, उसने अपनी पूरी एजुकेशन जो है छात्रवृत्ति में पूरी कर ली, और कुछ जो है बंसल समूह ने भी उसकी फीस कम की है। उसके बावजूद उसने छात्रवृत्ति में अपना एटलीस्ट मतलब लगभग फ्री में अपना एजुकेशन पूरा किया, और लास्ट ईयर तो उसके पास 5 कंपनियों के जो है जॉब ऑफर थे। तो वैसे ही कुछ एग्जांपल हम उन स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, जिनके उन पेरेंट्स को दे सकते हैं जो ये सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों को उतनी महंगी जो एजुकेशन नहीं करवा सकते, इंजीनियरिंग जैसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि स्कॉलरशिप में वो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी सुविधाएं दे रखी है। और कुछ बंसल समूह जैसे समूह भी हैं जो स्टूडेंट्स को हर तरीके से हेल्प करते हैं। मैंने बंसल समूह में जाकर ये भी देखा, वहाँ प्लेसमेंट के लिए पूरा एक डिपार्टमेंट है अलग। वो वहाँ के जो प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं, जो मैं उनसे भी मिला हूँ, वो मतलब स्टूडेंट्स को पूरी ओवरऑल तैयारी करवाते प्लेसमेंट के लिए। ज़रूरी मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो भी स्किल की ज़रूरत होती है स्टूडेंट की, वो सारी स्किल वो डेवलप करते। सिर्फ क्यूरिकुलम पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि दूसरी जो है पर्सनल डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ चीज़ें पूरी अवेलेबल करवाते हैं। जी बिल्कुल अजय जी, आप डेवलपमेंट का जिक्र कर रहे थे, विकास का जिक्र कर रहे थे, तो आप विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए क्या कुछ करते हैं? आपकी एकेडमी में क्या कुछ उसके लिए प्रयास किए जाते हैं? जी, देखिए हमारा जो एकेडमी है, हम उसमें बाहर कोई ट्रैक एंड फील्ड पे तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा ले जा नहीं पाते, लेकिन फिर भी जो हम उसको एजुकेशन के फील्ड में सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। उनके लिए ग्रुप डिस्कशन भी रखते हैं, मतलब क्यूरिकुलम के अलावा पकड़ाने के लिए ग्रुप डिस्कशन और जो है तात्कालीन भाषण भी रख लेते हैं। और सब्जेक्ट को गहराई से समझें तो कई बार उसके लिए हम क्या करते हैं कि उन स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को देते हैं कि एक टॉपिक पूरा आप प्रिपेयर करो और आप ही उसी को पढ़ाएं।
तो क्योंकि हमने खुद ने देखा है कि जो कई बार किसी टॉपिक को पढ़ते समय स्टूडेंट टाइम में हमने जो उतनी गहराई से उतनी डीपली नहीं पढ़ पाए, जब पढ़ाते समय उसको डीपली पढ़ा, तो वैसे ही स्टूडेंट को जब कोई टॉपिक दे दिया कि आपको ये पढ़ना है और फिर अपने ही जो है साथियों को सहपाठियों को पढ़ाना है, तो फिर उनको वो उस चीज़ को ज़्यादा गहराई से पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं उस टॉपिक का और फिर समझाते हैं, तो उससे उस सब्जेक्ट में उनकी जो है गहरी जानकारी बनती। तो इस तरीके से हम हर तरीके से उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए इतने प्रयास करते हैं। निशा, आपसे जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया को आप किस तरह से देखती हैं? पढ़ाई के लिए ये एक अच्छी चीज़ है या कभी कभी इसका डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिलता है? लेकिन अगर हम कोरोना के दौर को याद करें, उस दौरान ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल फ़ोन ही था जो एक ब्रिज बना टीचर और स्टूडेंट के बीच और इसने पढ़ाई करवाई। किस तरह से आप सोशल मीडिया के रोल को देखती हैं, इंटरनेट के रोल को देखती हैं? जी, इंटरनेट जो है मतलब इसका एडवांटेज भी बहुत है, लेकिन जो है पूरे कोरोना के टाइम पर ये मोबाइल ही था, मतलब ये इंटरनेट ही था जिसकी वजह से हम पढ़ पाए हैं और इतना मतलब जो है पास आउट कर पाए हैं। लेकिन इसका बहुत मिसयूज़ भी होता है, लेकिन मैंने तो मतलब जो है पूरा टाइम मतलब मोबाइल अभी भी मेरे पास होता है, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए उसको यूज़ करती हूँ और थोड़ा सा जब कभी पढ़ने के बाद में फिर 15-20 मिनट जो है ब्रेक लेती हूँ, उस टाइम पे मैं थोड़ी देर फ़ोन यूज़ करती हूँ, बाकी इसके अलावा तो फ़ोन यूज़ नहीं करती। चलिए, अच्छी बात है निशा कि आप ज़रूरत के हिसाब से ही फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। अजय जी, हम बात करें इस बार के एमपी बोर्ड रिजल्ट के, आपने देखा होगा 12th वालों के रिजल्ट एज़ कम्पेयर टू 10th वाले ज़्यादा अच्छा आया था। 72% इस बार जो था पासिंग परसेंटेज रहा। इस बार के जो एग्ज़ाम्स थे, एग्ज़ाम पैटर्न था, उसमें आपको एज अ टीचर क्या कुछ बदलाव दिखे और क्या इसका असर रिजल्ट में भी देखने को मिला? जी, डेफिनेटली रिजल्ट में उसका असर बहुत ज़्यादा दिखा। जैसे मैं आपको सीबीएसई का पहले पैटर्न बताता हूँ। सीबीएसई पैटर्न में आप के उसमें देखें तो उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उनको एक बार में सिर्फ आधा कोर्स ही पढ़ना है। पहले जो है ऑब्जेक्टिव सेक्शन अलग कर लिया, दूसरे पे फिर जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे और फिर 10-10 मार्क्स के दोनों बार 20 मार्क्स जो है टीचर्स के हाथ में रखें। और वैसे एमपी बोर्ड में भी ऐसा किया कि 20 मार्क्स जो है बच्चों के इंटरनल मार्क्स जो रखे, तो उस 20 मार्क्स ने जो है बच्चों के रिजल्ट को काफ़ी इम्प्रूव किया है। इसके अलावा भी यह है जो कोविड के चक्कर में जो है पेपर भी कंपैरेटिवली थोड़े इजी आए और मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ में पेपर जो चेकिंग भी हुई है वो भी थोड़ी नॉमिनल हुई है, उसमें भी थोड़ी नरमी बढ़ती गई और उसका असर जो है ये हुआ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं तो इसमें ये तो कहूँगा कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन स्टूडेंट की मेहनत को फिर भी आप नकार नहीं सकते। उनकी योग्यता उनकी जगह, मैं जो भी सफल स्टूडेंट है उनको उनकी सफलता के लिए फिर भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन जो असफल है उनको भी यही कहूँगा कि असफलता से नहीं घबराएं, क्योंकि ज़िंदगी की यह एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम जो है, कोई भी दिन वो अंतिम एग्ज़ाम नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई एग्ज़ाम आगे रहती। तो आप जो भी हताश ना हो और दुगने उत्साह से अगली बार फिर प्रयास करें, आप निश्चित सफल होंगे। क्योंकि जो है जो ईमानदार कोशिश जो है वो हमेशा कामयाब होती है। बिल्कुल सही कहा अजय जी आपने। और अगर इस तरह से हर टीचर बच्चों को समझाए तो निश्चित ही बच्चे कभी घबराएंगे नहीं और कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे और शिक्षा को उतना ही महत्व देंगे जितना वो बाकी चीज़ों को देते हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल